हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और मैं हूं महिमा, मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 33। आज की कार्यपत्रक हमारी दिनांक 19/9/2020 के लिए है। और आज हम सामाजिक विज्ञान का लोकतांत्रिक राजनीति सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 3 चुनावी राजनीति। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति का पार्ट 3 चुनावी राजनीति। और हमें टॉपिक दिया गया है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। इसकी दो ऑलरेडी वर्कशीट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारी चुनावी राजनीति की पार्ट 3 यानी कि भाग 3 हमारा है, जो कि हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की चुनाव लोकतांत्रिक क्यों होते हैं इसके बारे में, और उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे आज के प्रश्न उत्तर। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात रिकॉल करवा दूं कि आप सभी के लिए इस वर्कशीट को समझना, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना और खुद को एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है और सिर्फ प्रश्न उत्तर ही नहीं सॉल्व करने, बल्कि उनको साथ में याद भी करना है और अपनी पढ़ाई को रोजाना कंटिन्यू रखना है। तो चलिए बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ियों की खबर सुनते रहते हैं, यानी आप सभी बच्चे न्यूज देखते हैं और ऐसी गड़बड़ियों की खबर आप अक्सर करके सुनते रहते हैं। कैसी गड़बड़ियां? जैसे फर्जी नाम से वोट डालना, कोई किसी और के वोटर आईडी पे वोट डालता है। ठीक है। कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पे धन खर्च करना, मतदान के लिए मतदाताओं को डराना या लोभ देना। डराना मतलब कि उनको डराना कि आप वोट डालने ही नहीं जाओगे, या फिर लोभ देना यानी पैसे ही देना या कोई चीज देना, गिफ्ट देना कि ठीक है आप हमसे ये गिफ्ट ले लो और हमें वोट दे देना। इस तरीके से लोभ देना। ठीक है। लोभ का मीनिंग होता है लालच देना। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना, यानी अधिकारियों को इस तरह से मतलब लोभ देके उनसे अपना काम करवाना या डराना धमकाना, इस तरह की चीजें। ठीक है। जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि गड़बड़ियां इतनी बड़ी हो कि चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। तो ये जरूरी नहीं कि मतलब ये गड़बड़ियां इतनी ज्यादा होती हैं कि चुनाव सही से नहीं होते या निष्पक्ष नहीं होते। सारी चीजें होती हैं। बस आपको पता है कि जहां पर अच्छी चीजें होंगी वहां बुरी चीजें भी होंगी। अगर सिर्फ अच्छी चीजें होंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि बुराई क्या होती है, और सिर्फ बुरी चीजें होंगी तो हमें कैसे पता चलेगा अच्छाई क्या होती है। तो इसलिए हर चीज का होना जरूरी भी है, और इसलिए सारी चीजें होती हैं पर उनको सुधारा भी जाता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब सोचने की बात यह है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे जीतकर सत्ता में आ सकती है? आइए गौर करके देखें। तो हमसे ये पूछा गया कि क्या ऐसा है कि कोई इंसान जो है या कोई पार्टी जो है वो सिर्फ धांधलियां कर रही है, गड़बड़ियां कर रही है और उससे उसे जनता का समर्थन मिल जाएगा और वो जीत जाएगी? ऐसा होता है? आपने देखा ना आजकल न्यूज में शाम को डिबेट आती है, देखा करो, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो चलिए बात करते हैं आगे। स्वतंत्र चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या होता है, उसे स्वतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है, वो सब पे पाबंदियां लगाता है। लेकिन चुनाव आयोग जो होता है वो स्वयं स्वतंत्र होता है और अपने तरीके से काम कर सकता है। कैसे? चलिए बात करते हैं आगे। हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। यानी कि हमारे देश में जो चुनाव है वो स्वतंत्र यानी आजादी से हो, और निष्पक्ष, निष्पक्ष मतलब होता है किसी एक के फेवर में नहीं, सबको बराबर समझ के तब वोटिंग करवाई जाए। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इसे न्यायालय के समान आजादी प्राप्त है। इसको कैसे आजादी प्राप्त है? न्यायालय के समान। जैसे न्यायालय जो है यानी हमारे देश के जो कोर्ट है वो अपने आप में आजाद हैं और वो अपने अनुसार फैसले ले सकते हैं, उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही हमारे देश का जो चुनाव आयोग है वो भी बिल्कुल स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता और वो अपनी इच्छा से काम कर सकता है। यानी इसके कार्य में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता, मतलब इनके कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता, किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता। इसके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने से चुनाव के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया आती है। यानी चुनाव आयोग का आप पूछेंगे काम क्या होता है, तो चुनाव आयोग का काम ये होता है कि जब ये डिक्लेयर किया जाता है कि भाई इलेक्शन इस महीने या इस डेट को होने वाला है, वहां से लेकर इलेक्शन यानी कि चुनाव की सूचना जारी करने से लेकर चुनाव होना, सारा प्रोसेस कंप्लीट होना, चुनाव की गिनती होना, उम्मीदवार जो जीतता है उसको घोषित करना, सारा प्रोसेस जो है वो सब चुनाव आयोग के अंदर आता है। ठीक है।
ये आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कराता है, जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार पार्टियों को भी सजा दी जाती है। आपको ये याद रखना है, यहाँ पे और लिखा हुआ है, और नहीं है, वो और है, ठीक है। उम्मीदवार और पार्टियों को भी सजा दी जाती है। तो क्या होता है कि जो स्वतंत्र चुनाव आयोग है वो आदर्श आचार संहिता लागू करता है, और जो भी मतलब आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसको चुनाव आयोग सजा देता है, चाहे वो कोई भी उम्मीदवार हो या कोई भी पार्टी हो, ठीक है। अब आप सोचेंगे आचार संहिता क्या होता है। आचार संहिता क्या होता है, इलेक्शन होने से कुछ समय पहले एक निर्धारित समय सीमा रखी जाती है, जैसे कि इतने दिन 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, ऐसे करके निर्धारित सीमा रखी जाती है, ठीक है। तो इलेक्शन होने से पहले आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता लगने का कारण ये होता है, आचार संहिता लग गई तो जो पार्टी अभी काम कर रही है, मतलब जो पार्टी अभी पावर में है, अभी तो वो काम कर रही है, और अब कुछ महीनों बाद जैसे कि इलेक्शन आने वाला है, 3 महीने पहले अगर आचार संहिता लग गई, ठीक है, तो 3 महीने बाद इलेक्शन होगा, इलेक्शन होके कोई नई पार्टी हो सकता है आ जाए, हो सकता है जो सत्ता में पार्टी वही दोबारा जीत कर आ जाए, ठीक है। लेकिन इन 3 महीनों में जब आचार संहिता लग जाती है तो बहुत सारे कामों पे पाबंदियां लग जाती है, ठीक है। जो हमारी अभी करंट वाली सरकार होती है उसके ऊपर बहुत सारी चीजों के लिए पाबंदियां लग जाती है और कुछ नए नियम लागू हो जाते हैं, उन सभी पार्टियों को उन नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसे ही आचार संहिता कहा जाता है। ये सरकारी मशीनरी की गलत इस्तेमाल करने से रोकना, ठीक है। तो स्वतंत्र चुनाव आयोग जो है वो सरकारी जितनी भी मशीनरी होती है, जो ईवीएम मशीन होती है जिससे वोटिंग वगैरह होती है, इन सभी का गलत इस्तेमाल ना हो, इसका भी ध्यान रखती है। अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो सारा ठीकरा किसके ऊपर फूटेगा, स्वतंत्र चुनाव आयोग के ऊपर फूटेगा। इसलिए चुनाव आयोग का काम क्या है, आचार संहिता लागू करना, आचार संहिता का उल्लंघन ना उसका ध्यान रखना, जितनी भी सरकारी मशीनरी हैं उसका गलत इस्तेमाल ना उसका ध्यान रखना, और जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनके लिए सारे नियम जारी करना और उनसे वो नियम फॉलो करवाना, ये सारा काम चुनाव आयोग का है। आगे बात करते हैं चुनाव में लोगों की भागीदारी, यानी चुनाव में लोगों की भागीदारी कैसे होती है। तो चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता, मतदान की योग्यता मतलब कौन लोग योग्य होते हैं मतदान करने के लिए, जो 18 या उससे अधिक है, मतलब जो लोग 18 साल या उससे अधिक उम्र के हैं वही लोग मतदान के लिए योग्य। तो मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया, यानी कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया, ये इससे मतलब आपने देखा है न्यूज में जब इलेक्शन होता है तो आता है कि इस शहर में 30% लोगों ने ही मतदान किया, इस शहर में 60% लोगों ने किया, वहां 65% किया, यानी कितने प्रतिशत लोगों ने इलेक्शन में वोटिंग की, उसी को लोगों की भागीदारी कहा जाता है, ठीक है। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे, यानी कि अगर स्वतंत्र तरीके से इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे, निष्पक्ष नहीं होंगे, तो लोग सोचेंगे कि इलेक्शन में जाना ही क्यों, ठीक है, क्यों वोटिंग करना जब गड़बड़ियां ही होनी है। तो इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाते हैं ताकि लोगों का विश्वास बना रहे और लोग वोटिंग करें। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है, यानी कि लोगों का चुनाव में विश्वास क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो गड़बड़ियां हैं उनको खत्म किया जा रहा है और इलेक्शन जो है वो सही तरीके से करवाए जा रहे हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि जनता आजकल बहुत पढ़ी लिखी और समझदार हो गई है, और वो वाला जमाना जो पहले वाला था वो अब नहीं रहा, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, इसीलिए लोग भी अब इंटेलिजेंट हो गए और उनको पता है कि अगर हम वोटिंग करेंगे तो वोट करके हम किसी अच्छे कैंडिडेट को जिता सकते हैं। आगे देखते हैं चुनावी नतीजों का स्वीकारना, यानी चुनाव के जो नतीजे आते हैं, अब देखो पार्टी कितनी भी पार्टी इलेक्शन में खड़ी हो पर जीतेगा कोई एक ही है ना, तो जो पार्टीज हारती हैं उनको अपनी हार को स्वीकार करना पड़ता है। तो चुनौती मतलब चुनावी नतीजों को स्वीकारना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक पैमाना यह भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टी शासक बनी रह सकती थी। मतलब अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो क्या होता कि जो जिसके पास बहुत पैसा होता या पावर होती वो क्या करता, बार बार जीत जाता, किसी और को जीतने नहीं देता। पर ऐसा होता है, आपने देखा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कितनी भी बड़ी से बड़ी पार्टी हो, आजकल सब कुछ जनता के हाथ में, जनता का जिसको मन करता है उसको जिता देती है। परंतु कुछ ऐसे अपवादों को छोड़कर अब अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश यानी जनता का आदेश, जनादेश का मतलब होता है जनता का आदेश, जनादेश मानकर स्वीकार
कर लेती है, यानी जो पार्टी हारती है वो मान लेती है कि भैया हमारी गलती थी और हमने काम ठीक से नहीं किया, जनता ने हमें हरा दिया। ठीक है, तो ये चीज स्वीकार कर लेती है। आगे देखते हैं, अक्सर चुनाव में कोई ढंग का विकल्प ना होना। ठीक है, कई बार क्या होता है कि चुनाव में हम लोग इलेक्शन में जाते हैं और हम देखते हैं बहुत सारी पार्टीज हैं, पर उसमें से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको हम वोट देना चाहें। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार होता है कि कोई ढंग का विकल्प ही नहीं होता, ऑप्शन ही नहीं होता। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामना करना। कुछ ऐसे उम्मीदवार होते हैं या पार्टीज होती हैं, वो इतनी छोटी होती हैं, उनके सिंबल्स ऐसे होते हैं कि हम उनको ठीक से पहचानते ही नहीं है, हम उनको जानते ही नहीं है, और इस तरीके से क्या होता है कि जनता को भी परेशानी होती है उनको चुनने में। ठीक है, और जो वो पार्टीज होती हैं उनको भी अपना काम करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बड़ी पार्टियों से मतलब उनको कंपटीशन करने के लिए काफी कुछ फेस करना पड़ता है। चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग। चुनाव में जो धन का प्रयोग होता है, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट होता है, प्रचार करते हैं ना इलेक्शन से पहले कि हमें वोट देना, हमें वोट देना, तो वो जो चुनाव में प्रचार होता है उसके लिए जो सरकार है, चुनाव आयोग है, वो क्या करती है, एक निर्धारित सीमा बनाती है कि आपको इतने ही पैसे खर्च करने, इससे ऊपर आप पैसे नहीं खर्च कर सकते। पर चुनाव में जो पार्टीज होती हैं वो तो बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं, तो वो चोरी छुपे छुप छुप के पैसे खर्च करती हैं। तो चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग। उसके बाद है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिन्होंने कोई मतलब गलत काम किया होता है, कोई आपराधिक मामला होता है, उनके ऊपर केस चल रहे होते हैं, पर फिर भी वो इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि जो इलेक्शन लड़ रहा है कैंडिडेट, वो खुद जेल में है। ठीक है, और जेल से वो इलेक्शन लड़ सकता है हमारे देश के कानून में, तो इसलिए वो जेल से ही इलेक्शन लड़ रहा है। तो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना। ठीक है, उसके बाद है टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना। ठीक है, जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने रिलेटिव्स को और अपने क्लोज वंस को टिकट दे देती हैं, बाहरी बंदों को टिकट नहीं मिल पाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्नों की। हमें आज 4 प्रश्न दिए गए हैं। स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं लिखिए, और दूसरा है अपनी समझ के अनुसार चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय बताइए। तीसरा है आपको क्यों लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। और अंतिम है आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां कौन सी हैं। तो ये है हमारे आज के चारों प्रश्न। अब हम बात करेंगे इनके उत्तरों की। तो आज का पहला प्रश्न है स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं लिखिए। तो उसका उत्तर है स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं। चुनाव आयोग नंबर 1, चुनाव आयोग चुनाव की सूचना जारी करने से लेकर चुनाव के नतीजे आने तक के सारे कार्य करता है। तो ये सारे काम कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। नंबर 2, चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लागू करता है, जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को भी सजा देता है। ठीक है। नंबर 3, यह सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। तो ये चुनाव आयोग के कार्य हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। अपनी समझ के अनुसार चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय बताइए। तो इसका उत्तर है चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। स्वैच्छिक मतदान के स्थान पर अनिवार्य मतदान होना चाहिए। ठीक है, स्वैच्छिक मतलब होता है हमारी अपनी मर्जी होती है, हम वोटिंग करें या ना करें। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जानबूझकर वोट करने नहीं जानते, तो मतलब वो चाहते ही नहीं है वोट डालना, आलस करते हैं, वो सोचते हैं चलो छुट्टी मिली है घर पे रहेंगे एंजॉय करेंगे। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। स्वैच्छिक मतदान के स्थान पे क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, ताकि हर इंसान वोटिंग में पार्टिसिपेट करे और सही कैंडिडेट को ही जिताए। चुनाव प्रचार एवं आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन होना चाहिए। यानी कि जो आदर्श आचार संहिता लगाई जाती है और जो चुनाव प्रचार होते हैं उसके जो नियम होते हैं उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए, ताकि कोई उसका गलत प्रयोग ना कर सके। नंबर 3, चुनावी खर्चों का निर्धारण एवं उस पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। यानी चुनाव के जो खर्चे हैं उसको तो फिक्स कर दिया जाता है निर्धारण करके उसका, और उस पर नियंत्रण रखने के बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए कि कोई आवश्यकता से अधिक धन ना खर्च कर पाए। मतदाताओं के लिए भयमुक्त वातावरण, जिससे वे बिना किसी समस्या के मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें। यानी कि जो मतदाता हैं, जिन लोगों को वोट डालना है, उनके लिए ऐसा वातावरण बनाया जाए कि उनको किसी भी प्रकार का डर ना लगे और बिना डर के वो वोट डाल सकें।
जेल से चुनाव लड़ने पर रोक होना चाहिए। मतलब बहुत से लोग, मैंने आपको बताया, आपराधिक मामले चलते हैं, उनपे वो जेल में होते हैं और जेल से ही मतलब इलेक्शन लड़ते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लास्ट है, घूस देकर, शराब पिलाकर, जबरदस्ती मत डलवाने के विरुद्ध नियंत्रण कमेटी होनी चाहिए, जो ऐसा करने वालों को सख्त सजा का प्रावधान रखे, ताकि उन लोगों को ऐसी सजा मिले कि वो डर जाए और अगली बार इस तरह की गंदी हरकतों का बिल्कुल प्रयोग ना करें। अब हम बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आपको क्यों लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। तो चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है से लगाया जाता है, कि कितने लोगों ने मतदान किया है, इससे हम पता लगाते हैं चुनाव में लोगों की भागीदारी कितनी है। चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि अधिकतर लोग मतदान में भाग लें और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। यदि लोगों की भागीदारी मतदान में नहीं होगी तो मतदान का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, मतदान वास्तव में जनता के लिए ही बनाया गया है, ताकि जनता अपने अधिकारों का प्रयोग करके सही उम्मीदवार को चुन सके। यदि जनता ही इसमें भागीदार नहीं बनेगी तो चुनाव अर्थहीन हो जाएगा, तो इसलिए जनता की भागीदारी अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां कौन सी हैं? तो हमारा उत्तर है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चुनाव बिना किसी गड़बड़ियों के संपन्न कराना। नंबर 2, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने से रोकना। नंबर 3, चुनाव में धन या बाहुबल के प्रभुत्व पर अंकुश लगाना। नंबर 4, चुनाव खर्च की तय सीमा के नियम को तोड़ने से रोकना। और हमारा आज का अंतिम पॉइंट है, मतदान केंद्रों पर किसी भी प्रकार की समस्या को होने से रोकना। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न। तो ये थे हमारे आज के चारों प्रश्न और उनके उत्तर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से आंसर्स लिख सकते हैं। यदि आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको सभी सब्जेक्ट्स के सभी उत्तर प्रोवाइड किए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो वो हमसे जरूर पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। लास्ट वीडियो में एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम एक आंसर जो है वो आपने बहुत छोटा लिखवाया है और 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो आंसर्स हमें और बड़े लिखने चाहिए। तो अगर आप चाहें, इस तरह का कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप हमें जरूर बताएं। बट जो आपकी वर्कशीट प्रोवाइड की गई है और जो आपके क्वेश्चन की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग वो आंसर बिल्कुल परफेक्ट था। और क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं, मैं बच्चों को सोशल स्टडी कई सालों से पढ़ा भी रही हूं, मैं पेपर बनाती भी हूं और पेपर चेक भी करती हूं, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ सकता है और उसमें कितना बड़ा आंसर देना है। क्योंकि आपके क्वेश्चन की डिमांड ही इतनी थी कि आपको सिर्फ वो डिफाइन ही एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने वो आंसर छोटा लिखवाया था। तो जैसे आपके क्वेश्चन की डिमांड होती है मैं आंसर उसी के अकॉर्डिंग लिखवाती हूँ, और कोई भी आंसर आपको देने से पहले मैं खुद उस पर स्टडी करती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कितने मार्क्स में आ सकता है और बच्चों को मैक्सिमम कितना आंसर देना चाहिए। तो इन बातों को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और टेंशन फ्री रहिए। तो मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय बाय। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।